चलो सर पेन का ऑप्शन थर्मल फिजिक्स, पेन का ऑप्शन क्या, एनोटेशन ऑन है क्या? हाँ। जनता के लिए कर दिया। बच्चा भी आ रहा है। हाँ, चल रहा है, चलो चलो पहला पार्ट है कैलोरीमेट्री। ठीक है, ये कोई एन है कोई, ये आवाज आ रही है बहुत। ठीक है, हो गया बंद जो भी है। चलो पहला पार्ट कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर वाले हैं, मिक्सअप वाले, कि दो चीजें यहाँ मिक्स की से इसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, मान लो 10 ग्राम है, यहाँ पे 30 ग्राम, यहाँ से 50 ग्राम, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो फाइनल टेम्परेचर पूछा है। निकाल सकते हो ये? पानी वानी जी सर। इसको क्यों पानी, इसको तो सीधे शॉर्टकट से कर लो ना, MI सब। याद आया? हम्म, क्योंकि यहाँ सर। स्टेट चेंज का लफड़ा नहीं है, तो यहाँ हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी होगी, जैसे 0.2, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.3, अंडरस्टूड है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, हीट लॉस हीट गेन निकल आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन में से एक है। ठीक, यस सर। अब अगर हम दो बॉडीज को मिक्स कर रहे हैं, जैसे ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, तो फाइनल टेम्परेचर तय है T1 से T2 के बीच में आएगा। हाँ आएगा। हाँ। और मैं ये कह सकता हूं इनवर्स रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक। पहले तो ये बताओ इनवर्स या डायरेक्ट। जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा उसका टेम्परेचर बदलना आसान है या मुश्किल है? आसान। मुश्किल है रे। मुश्किल है। जैसे ये 30 डिग्री होता, ये 50 होता, इसकी हीट कैपेसिटी 7, इसकी हीट कैपेसिटी 1, तो इसका टेम्परेचर बदलना मुश्किल है। इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो 30 के क्लोज आएगा। तो ये तो समझ में आया इनवर्स रेशियो। अब मुद्दा ये उठा कि हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो या तो तुम फॉर्मूले से देखो M1S1 T1, M2S2 T2, M1S1 M2 S2, यही फॉर्मूला था। हाँ। तो T1 और T2 किस रेशियो में बटे हैं? स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला देखो, M2S2 रेशो M1S1 में, हाँ। और ये M1S1 का प्रोडक्ट क्या है? हीट कैपेसिटी। और लॉजिक सही भी है कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता, मान लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता, तो एक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 है और वाटर की 1 है। ये इतना बड़ा ब्लॉक है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये पानी मैंने लिया एक सिंगल बिल्कुल बचकुंटी सी ड्रॉप 20 डिग्री सेल्सियस पे, और ये ड्रॉप इस पे डाल दी, तो क्या फाइनल टेम्परेचर 60 आएगा? नहीं ना, समझ गए ना? 100 के इसका आसपास मतलब ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, हीट कैपेसिटी का रेशो। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। पक्का? अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम डायरेक्ट जुगाड़ से कर सकते हैं, दो से ज्यादा हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये 600 डिग्री 600 केल्विन, ये 300 केल्विन, ये 3 मोल ऑफ O2, ये 1 मोल ऑफ हीलियम। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 3 × 5/2, 15। इसकी हीट कैपेसिटी 3। ये चला? वैल्यू नहीं लिखी है मैंने, प्रोपोर्शनल लिखा है, वैसे भी हमने मोलर हीट कैपेसिटी लिखा है। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो इसकी हीट कैपेसिटी 15 के प्रोपोर्शनल, इसकी 3 के, क्यों? NF/2R ये होता, तो n की वैल्यू 3, 5/2R, इसकी n की वैल्यू 1, 3/2R, तो 15 रेशो मतलब 5:1 है। हाँ। तो फाइनल टेम्परेचर किसके क्लोज आएगा, 600 या 300? 600 को 5:1 में बांट दो, 600 और 300 को बांट सकते हैं, और ये ऐसे बटेगा, 3300/6 आ गया आंसर। हाँ यस सर। आ गया समझ में कैसे निकाला? जी सर।
सर ये आपने प्रोपोर्शनल के साइन को कैसे लिखा है? अरे इसका और इसका रेशो ही तो चाहिए था, हमें वैल्यू थोड़ी चाहिए थी। नहीं 5:1 नहीं 15 और 3 उसी से अरे लिखा है। ये 15/2 है, हाँ ये 3/2 है, 3/2 है। तो ये एस इसके प्रोपोर्शनल कैसे हो गए? अरे ये मोलर हीट कैपेसिटी है ना, ये हीट कैपेसिटी है ना, एन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अच्छा अच्छा F/2R, ये क्या है? हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ हाँ और एन का मल्टीप्लाई कर दो तो हीट कैपेसिटी बन गई ना। हाँ ठीक। आ गया समझ में? हाँ आ ठीक है, तो ये पहला पार्ट था। तो कभी कभी हम इससे जुगाड़ से कर सकते हैं, इसमें मतलब क्या डायरेक्ट करना आसान हो जाता है। जैसे 40 है, ये 60 है, और फाइनल टेम्परेचर इन दोनों को मिक्स करने पे फाइनल टेम्परेचर आ गया 50, तो पक्का हीट कैपेसिटी इक्वल थी। हाँ और अगर फाइनल हाँ। 55 आ गया तो इसकी हीट कैपेसिटी H1 थी, इसकी H2 थी। क्या रेशियो H1 और H2 में? H2 भी ज्यादा है। क्या आया समझ में? डिफरेंस यहाँ कितना है? 5, यहाँ कितना है? 15। हाँ तो डिफरेंस के इनवर्स रेशियो में हीट कैपेसिटी आएगी। ठीक है। यस सर। चलो हो गया। हाँ सर। यस सर। यस दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है जब स्टेट चेंज होता है, और स्टेट चेंज में हमें वही लॉजिक यूज करना पड़ेगा, ब्रिंग डाउन एवरीथिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस या कोई कॉमन टेम्परेचर। हर चीज को एक कॉमन टेम्परेचर पर लाएंगे और फिर वापस से हम हीट सप्लाई करेंगे। बस कॉन्सेप्ट क्या समझना है तुम्हें कि अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, इसको हीट दोगे तो क्या होगा? हीट दोगे तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वेपोराइज होगा, फिर बढ़ेगा। बढ़ेगा। समझ गए? यस सर। 0 से 100, फिर वेपोराइज होगा। लेकिन अगर हीट खींचेंगे हम तो क्या होगा? पहले कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट फिर कम फिर होगा। टेम्परेचर नीचे जाएगा। कम होगा। हाँ। क्लियर? राइज बनेगी। हाँ, तो हीट खींचने पे हम इस तरफ जाएंगे, देने पे हम इस तरफ जाएंगे। बस ये सोचना है। एरो इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक दो शीट के क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस में। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है इस तरह के क्वेश्चन, मैंने जो ट्रेंड देखा है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 1, unknown metal 100 heated to temperature immersed in a brass calorimeter 240 ग्राम, calculate the specific if temperature stabilizes। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि इवेंचुअली इसका टेम्परेचर फाइनली दे रखा है, कितना है? 21.5 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था? 8.4। 8.4। ये कितना मिलाया हमने? 100। तो ये 192 ग्राम। तो इसकी हीट कैपेसिटी 192 इंटू एस, ये हीट कैपेसिटी है। इसकी हीट कैपेसिटी 240, इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? 240 इंटू 1, ये तो पानी की आ गई, प्लस खुद कैलोरीमीटर की है, तो 128 ग्राम और 394। ये समझ में आया? हाँ यस सर। 128 लेकिन 394 जूल पर किलोग्राम है, तो बाय 1000 जूल पर ग्राम बाय 1/4.18। कैलोरी। हाँ। अब ये कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन हो गया आंसर। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कैसे किया? 1000 से डिवाइड किया। जूल को कैलोरी में 4.1। क्योंकि हम यहाँ 1 ले रहे हैं तो हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ चेंज नहीं करना चाहते, आपको नहीं करना चाहिए, इसको 394 ही लेना है। हालांकि मैं ये रिकमेंड करूंगा 394/1000 तो कर ही दो कम से कम, या यहाँ 1000, तो यहाँ 1000, तो यहाँ पे भी 192 ग्राम बाय 1000 और एस। बस अब आंसर आपका एस आएगा किलोग्राम, वो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में। अब सही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। मेन यूनिट का ध्यान देना है। तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन कर सकते हैं।
तो इसने लॉस कितना किया 192 इंटू एस बाय 1000 यूनिट तो वहाँ डिवाइड Into- नहीं होना चाहिए। क्या ये करें 1 को बदल लेंगे, अभी हम बदलेंगे 1 को, समझ गए ना? हाँ 1 की जगह बदलेंगे ना 42। चलो ये इसने लॉस कितना किया 100 माइनस 21.5। गेन करने वाले कौन है? एक ये तो 240 बाय 1000 इसका है, वैसे 1000 तो कट ही जाएगा, इनटू अब इसका 4.2 जूल पर ग्राम है तो 4200 लिखना पड़ेगा। ये 128 बाय 1000 इंटू 394 और टेम्परेचर कितना बढ़ा 21.5, इनिशियली कितना था 8.4। 1000 काट दिया तो ये 192 इंटू एस, ये बना कितना 78.5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कितना बना 8.4 1.6 13 के करीबन 13.1 हाँ। इंटू ये गंदा सा 240 इंटू 4200 प्लस 128 इंटू 394। अब जरा देखें ऑप्शंस हैं दूर दूर, ऑप्शंस हैं दूर दूर, इसका मतलब हम अब इसमें अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, लेकिन क्यों देते हैं ऐसा डेटा? एक पागल गंदा है बहुत। अगर ऑप्शन पास पास होते तो हम पागल हो जाते करने में। चलो इसको तो 200 मान लो, इसको 80 मान लो, 80 इंटू एस, इधर बढ़ा दिया हमने दोनों तरफ, इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। इसको 15 ले लो, इसको बढ़ा दो, समझ गए? ये 240 इंटू 4000 कर लो, इसको 128 की जगह 120 इंटू 400 130 ले लो। 2 0 तो ये कट ही गए, 2 0 ये कट गए, 1 0 और कटेगा शायद, 1 0 और कटेगा, 1 0 ये कट गया। 16 s इज इक्वल टू 15 बाय 16, ये भी हम काटने वाले हैं। 240 का 4 गुना, 13 का 4 गुना, 13 का 4 गुना 52, 24 का 4 गुना 90, 900 के आसपास, 916 के आसपास आंसर। अब ये 1232 हो गया। वैसे 1232 भी क्लोज है, हाँ हाँ 1232 भी क्लोज ही आ गया, क्योंकि ये दोनों काफी अपन ने तो क्लोज है। बहुत ज्यादा परसेंटेज एरर नहीं ये मैंने देखा नहीं था, ये नहीं देखा था मैंने, तो ये देखा 400 600 900 बड़ा ही आएगा। नहीं तो अप्रोक्सीमेशन हमने तो कुछ भी ऑर्डर में कर रखे, अप्रोक्सीमेशन हमने सही ऑर्डर में थोड़ी ना की। मतलब तब भी इतने अप्रोक्सीमेशन 13.1 को 13 लिखना था। आंसर तो इसी के क्लोज आएगा, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन इस ऑर्डर में है कि सब लगभग बैलेंस हो रहे हैं, है ना? क्योंकि राइट हैंड साइड हमने कुछ ज्यादा बढ़ा दिया है, 13 से जो 15 है ना, ये परसेंटेज चेंज काफी बड़ा था, तो इससे छोटा आंसर आएगा, और इससे छोटा इसलिए थर्ड आंसर सही है। पर अपन ने 200 को मतलब 4200 को भी 4000 कर दिया। अरे 4200 को 4000 करना कितना कम परसेंटेज चेंज है? 13 को 15 करना ना बहुत बड़ा परसेंटेज चेंज है। 4000 में 200 का चेंज बहुत कम। सर 13.1 को 30 लिख लेते। हाँ वो ठीक है, वो अब हमने देखा, वो मैंने तब नहीं देखा था ना ये 1200 वाला, तो पता चला कि हमें अप्रोक्सीमेशन और अच्छे से लेना चाहिए था, है ना? मतलब अब गंदा कैलकुलेशन था तो और क्या। नहीं वो अगर मैंने ये ऑप्शन देख लिया होता तो मैं 13 को 15 नहीं लिखता, है ना? तो फिर मैं इस बात का ध्यान रखता कि ये दो क्लोज आ गए हैं। चलो अब आ जाओ अगले, तो आंसर आ गया पहले का आंसर चेन्नई, और ये हो गया हत्यारा। अब मैं जरा देखूं कि जुगाड़ में कैसे अंदाज लगा सकता हूं कि ये आंसर आ सकता है। इसका है 8.4 से 21.6 बढ़ गया, और वो था 100 पे, तो 100 से जो ड्रॉप हुआ, मतलब मैं समझ गए क्या कहने वाला हूँ, बता रहा हूँ अभी। 100 से ये 8.4 हो गया, और ये कितना था 21.5, ठीक है। यहाँ गैप कितने का है 13 का,
यहाँ गैप कितने का है? 90 का, 91 का, 92 तो 7 गुना है। हाँ हाँ इसका मतलब इसकी हीट कैपेसिटी का 7 गुना होनी चाहिए। हाँ अब इसकी हीट कैपेसिटी 192 इंटू एस है, इसकी हीट कैपेसिटी 240 इंटू कितना 4200 प्लस 128 इंटू 394 400, ये लगभग इतना ही बनेगा। ये तो वैसे काफी छोटा दिख रहा है मुझे, है ना, क्योंकि इसका डबल करके 800 इसमें जोड़ दो तो ये 5000 हो जाएगा। ये समझ गए कैलकुलेशन में क्या कर रहा हूं? 128 को 240/2 इंटू 800 इसको लिख लूं, इंटू 200, सॉरी 200 लिख लूं, या है समझ में इसको? तो ये 240 अब into 4200 में से 45 200 जुड़ेगा, काफी कम बचेगा, तो 240 इंटू 4400 ही लिख लो, S अपॉन 192, और इसका 7 गुना कम। ये समझ में आया? हाँ ठीक है, तो 800-900 के आसपास है, चेन्नई है। ये अप्रोच समझ में आई कैसे किया मैंने? आ गया सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में ice at -20 is added to 50 gram of water at 40 when the temperature of mixture it is found that 20 gram of ice। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि 50 ग्राम वाटर एट 40, इसमें मिक्स किया आइस -20 डिग्री सेल्सियस m ग्राम, तो मिक्स करने पे टेम्परेचर स्टिल अनमेल्टेड, और स्टिल अनमेल्टेड मतलब फाइनल टेम्परेचर 0 है, हालांकि दे रखा है उन्होंने, ठीक है। 20 ग्राम अनमेल्टेड है तो 20 ग्राम आइस है, रिमेनिंग वाटर। इसका मतलब इसने जो हीट दी वो सिर्फ 20 ग्राम, इसने हीट कितनी दी? 25 ग्राम आइस मेल्ट करने लायक। ये झिला कैसे कहा? हाँ 25, बशर्ते डेटा बिल्कुल सही हो, क्योंकि डेटा हमारा 8 4 गुना डेटा सही है। ये समझ गए डेटा का मैंने क्या कहा है? नहीं सर। डेटा ये देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 1/2 ही होती है। हाँ होती है। हाँ वो ही लिखा है, ये 1 ही लिखा है, और ये 80 ही लिखा है, 80 कैलोरी 4.2 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जो मैं ये यहां से अंदाज लगाने वाला हूं 50 इंटू 40 को मैंने 25 इंटू 80 लिख लिया। यस ये समझ में आया? 80 क्या है? लेटेंट हीट, तो 25 ग्राम आइस मेल्ट हो जाती। हाँ आ गया समझ में? आ गया। तो ये एनर्जी 25 ग्राम आइस को मेल्ट कर सकती थी, लेकिन 20 ग्राम अभी भी बची रही, मतलब ओरिजिनल 25 ग्राम 45 ग्राम आइस है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे थी, है ना। वो तो 0 पे होती तब 45 टोटल होता, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि कुछ एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में भी खर्च हुई है। इसका मतलब आंसर 45 से कम आएगा, तो आंसर आ गया 40। एक ही ऑप्शन है। हाँ अच्छी बात है, 45 से कम एक ही, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते, ठीक है। 50 इंटू 40 इज इक्वल टू -20 इंटू m इंटू कितना 1/2, ये समझ में आया? प्लस 20 इंटू 80, 20 ग्राम मेल्ट हुई, लेकिन ये जो टेम्परेचर -20 से 0 हुआ है वो सबका हुआ है, तो प्लस, तो 20 डिग्री हमने सबका बढ़ाया, लेकिन मेल्ट सिर्फ इतना की। क्लियर? यस यस सर। चलो तो सब ऐसे ही, तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे मेनली। सभी में इनिशियल देखो जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले हैं। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, 100% क्वेश्चन ऐसे ही दिख रहे हैं। तो फिर वो अपन क्योंकि किसमें बड़ी लगा अच्छी के- बात है, अगर हमें फाइनल टेम्परेचर दे दिया जाए तब तो क्वेश्चन में कुछ बचे ही नहीं। वो तो कब दिक्कत आती थी, जैसे कि हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया होता,
से 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, इसमें हमने 5 ग्राम आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस मिक्स कर दी। तो अब दिक्कत आती थी कि जो 55 ग्राम वाटर बना है तो यहां से कितनी एनर्जी लेगा, 3000 कैलोरी। यहां से एब्जॉर्ब कितना करेगा, 5 1/2 50, 5 × 800, ये मिल गया 80 यस सर 80 80। यस सर। तो 400 यहां और 125 यहां, सही है। तो 525 कैलोरी यहां यूज हो गई। 3000 दी थी, मतलब हमारे पास अब भी बच गई 2475 कैलोरी। हाँ। और ये क्या करेगी, अब इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। बिल्कुल। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2475 बाय 55 डिग्री सेल्सियस और 100% वाटर। ठीक। यस सर अब अगर राइट हैंड साइड ज्यादा निकल आती तो फिर हमें 5 की जगह 50 ग्राम कर लो। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर जो आ रहा था उसका 10 गुना आएगा। क्लियर? 5 की जगह 50 कर दिया तो 525 की जगह 10 गुना हो गया। यस सर अब इससे हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है, 2250 कैलोरी एक्सट्रैक्ट करनी है। अब एक्सट्रैक्ट करोगे तो पहले क्या बनेगा, पहले आइस बनेगा। पहले 1 का हाँ और 55 इसमें into 80 लेगा। 55 में 80 लेने पे तो ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब पूरी आइस नहीं बन पाएगी। आइस कितनी रहेगी, इतनी आइस। और वाटर कितना रहेगा, 55 माइनस आइस। ठीक। जी सर। तो ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन है जो कि इजीली कर लोगे। ठीक है। तो ओवरऑल फॉर्मूला हमारा बना dq = nc dt। ठीक है। यस सर तो n अगर मोल्स हैं तो ये मोलर है, ग्राम है तो ये स्पेसिफिक हीट। बस यूनिट का ध्यान रखना है। सी को ही कहते हैं क्या? बस, मतलब वो सी लिख के ही दे देंगे, मतलब अच्छा कुछ। वो यूनिट से समझ में आ जाएगा क्या दिया है, अच्छा हाँ, यूनिट। क्योंकि वो यूनिट का तो बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि यूनिट का तो ऐसे जैसे ये था, एक गोली हमने इसमें मारी, इसमें एम्बेड हो गई और हमने कहा 80% एनर्जी, ये ब्रास की गोली है और ये सिल्वर है, 80% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब टेम्परेचर पूछा है कितना बढ़ गया, तो इसका S1 इसका S2 दे रखा होता से 0.3, इसका 0.1। ये मास 20 ग्राम, ये 100 ग्राम। इसकी वेलोसिटी जैसे 100 मीटर पर सेकेंड होती है। तो कैसे निकालते हैं, एम्बेड होती तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ रिड्यूस मास v रिलेटिव स्क्वायर, हाँ ये लॉस होता m1 s1 डेल्टा t, m2 s2 डेल्टा t। डेल्टा टी बस ये ध्यान रखते कि s1 s2 अगर आप कैलोरी में लिख रहे हो तो यहाँ 4.2 से डिवाइड करना मत भूलना। और बेहतर है कहूं मैं तो 4200 से डिवाइड करना मत भूलना। ये 4200 क्यों, जी जी। क्योंकि किलोग्राम, मास ग्राम में, किलोग्राम में। समझ गए? बस इसका ध्यान रखना है। सर इसमें कुछ वेलोसिटी सर, मतलब सिस्टम का वो मोमेंटम बचाए रखने के लिए चलेगी। यस सर। तभी तो पूरा लॉस नहीं हुआ, तभी तो लॉस इतना ही हुआ। अच्छा हाँ हाँ, रिड्यूस है ना? मास। ठीक है। यस सर तो बस यही गलती हो सकती है इसमें। चलो सेकंड आते हैं, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन में बस कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी भी बॉडी को, जैसे ये बॉडी, अगर हम इसको हीट करते हैं तो एवरी लीनियर डायमेंशन कितनी बदल जाएगी, L1 + अल्फा डेल्टा टी मतलब डेल्टा L/L अल्फा डेल्टा टी है। हाँ एरियल डायमेंशन डेल्टा A/A, हर तरह का एरिया 2 अल्फा डेल्टा टी, और हर तरह का वॉल्यूम 3 अल्फा डेल्टा टी। तो सॉलिड के लिए तीनों डिफाइंड है, लिक्विड के लिए ओनली गामा। हाँ
समझ गए? गैसेस के लिए गामा, गैसेस भी तो वॉल्यूम वाला ही केस है, लेकिन गामा की वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। रेजिस्टेंस कैसे की भी निकालोगे? लेंथ कितनी बदली थी? इससे ये लिख सकते हैं, हम्म। तो dv बाय dt इंटू 1/v, यही गामा है। सोचो, यस सर। तो अगर हमें pv पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन दी होती तो हम इसको t में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ। अब लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दें, टीवी पे। यहां से उठा के छापें तो गामा मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो गैसेस का गामा प्रोसेस से निकालना है, मतलब इस फॉर्मूले की मदद से। लिक्विड का गामा गिवन होगा, सॉलिड के लिए अल्फा बीटा गामा 3। ठीक है, हाँ। बस एक ही यही छोटी सी चीज याद रखनी है, बाकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा। और अल्फा अगर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट, तो फिर इंटीग्रेट। हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जैसे ये देख रहे हैं, एक बॉक्स है जिसकी मेटल शीट ये है, कोएफिशिएंट इनका है अल्फा, अल्फा साइड ए है। पूछा क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो dv बाय v इज इक्वल टू क्या बनता फॉर्मूला? 3 अल्फा डेल्टा 3 टी। अल्फा डेल्टा टी। 3 अल्फा डेल्टा टी। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? 3 a cube alpha delta 3 अल्फा इंटू ए क्यूब डेल्टा टी। आ गया। सो वॉल्यूम का भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4/3 पाई। ये ए क्यूब क्या है? ए cube क्यूब का क्या है? वॉल्यूम। क्यूब है ना वॉल्यूम। हाँ कर तो दिया मल्टीप्लाई। हाँ ठीक। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल। क्या है? तो ये है, तो ये थर्ड आंसर। अब इसी में अगर मिसलिनियस कुछ भी पूछा जाए तो हम हमेशा फंक्शन निकाल के आंसर निकालेंगे, इसके अलावा जो भी, क्योंकि लीनियर डायमेंशन का तो लॉजिक हमें पता है। अब जैसे हमसे ये पूछा होता कि इसका इस डायरेक्शन में अल्फा है, इस डायरेक्शन में अल्फा है, इस डायरेक्शन में बीटा है। अब हमसे पूछा होता कि इसका वॉल्यूम, तो हम इन दोनों डायरेक्शन में अल्फा है तो मतलब रेडियस को हम सीधे ये लिख सकते हैं, हाँ। हाइट h को ऐसे लिख सकते हैं। अब हमसे जो भी पूछा है सब इसके फंक्शन में निकालना, पाई आर स्क्वायर एच है। और बढ़िया तरीका ये है कि हम इसको फ्रैक्शनल चेंज में लिख लें, क्योंकि यहां से फ्रैक्शनल चेंज डी आर बाय आर अल्फा डेल्टा डी एच बाय एच बीटा डेल्टा टी। ये 2 अल्फा प्लस बीटा मिल गया वॉल्यूम का चेंज। यस सर। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होता तो ये आता 2 पाई आर एच, तो डी ए बाय ए, 2 पाई तो मर ही जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा। यस सर। लेकिन कभी कभी गंदा भी पूछ सकते हैं, जैसे हमसे लेटरल लेंथ पूछ ली होती। लेटरल लेंथ समझते हो? ये तो अब ये डायरेक्ट लॉग लेके नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट है? हाँ हाँ। डिफरेंशिएशन तो हम कर ही सकते हैं ना, लेकिन 2l लिख सकते हैं, हाँ 8r dr प्लस 2h प्लस 2h dh लिख सकते हैं। 2 कट गए, तो dl बाय l चाहिए, तो l स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 4r आ जाए। क्लियर? और ये कितना बना? h dh बाय l स्क्वायर। हाँ।
और डी आर की वैल्यू आर अल्फा डेल्टा टी है, और डी एच की वैल्यू एच बीटा डेल्टा टी है। उठा के छाप देंगे तो डी एल की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ आ गया? यस। मतलब मेन पॉइंट क्या हो गया यहाँ, मुझे जो याद दिलाना था कि हम ये तो लिख ही सकते हैं, साथ में हम इनके फ्रैक्शनल चेंज भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपको समझ में आने चाहिए कि ये दोनों चीजें सेम है। क्लियर? ये रेजिस्टेंस के टेम्परेचर एक्सपांशन में भी यूज होगा, जहां इसी तरह का रिजल्ट बनेगा। किसी भी बायनोमियल में भी हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक? जैसे कहा होता कि ग्रेविटी 0.2% बढ़ा दी, तो या तो आप लिखो g डैश इज इक्वल टू g प्लस 1.2/100 लिख सकते हैं, या dg/g इक्वल टू 0.2/100, एक ही चीज है। हाँ यस। ठीक है? तो क्वेश्चन हमने इस तरह के किए थे कि एक कंटेनर है, इसमें गामा था, इसमें हमने लिक्विड भर दिया, लिक्विड का गामा मान लेते हैं, कंटेनर का अल्फा। तो अब पूछा होता है इसकी ये हाइट h टेम्परेचर के साथ क्या होगी। तो इसकी हाइट h कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन एरिया ऑफ सॉलिड। क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा, सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर एच 1 प्लस गामा डेल्टा होगा। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। लिख सकते हैं? इसको इधर ले आऊं तो h 1 प्लस गामा माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी लिखा है। हाँ बस हो गया। तो सिंपली वो देखो वो किस किस से मिलके बना है और उनका फंक्शन छाप दो। ठीक? अपने आप जो भी बनना होगा अपने आप बन के आ जाएगा। यस सर। है ना? कई बार ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि ये एक हमने यहाँ फिक्स कर रखा है, एक इस पे है फंसा हुआ है, तो दोनों की रेडियस दी होगी। ये भी काफी कॉमन है कि इसकी रेडियस 1 मीटर है, उसकी रेडियस 1.02 मीटर है, इसका अल्फा 1 है, उसका अल्फा 2 है। कब जाके ये नीचे गिर जाएगा, कितने टेम्परेचर पे? तो क्या करेंगे, जब R1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी, हाँ। और R1 की वैल्यू क्या होगी किसी भी समय? तो क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन क्या है 1 मीटर थे, सर क्वेश्चन क्या है? बॉल कब नीचे गिर जाएगी? बॉल कब नीचे गिर जाएगी? क्लास ये बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है। ठीक हाँ। ठीक। तो इसकी रेडियस इनिशियली 1 थी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा, इसकी रेडियस 1.02, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और हम इसको भी नीचे ले जा सकते हैं, इसको भी नीचे ले जा सकते हैं। हाँ तो हम राइट साइड को नीचे ले जाएंगे तो ज्यादा आसान है, क्योंकि 1.02 हम चाहेंगे न्यूमरेटर में ही बना रहे। अल्फा लिख सकते हैं? यस सर। तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी की वैल्यू 0.02 मिल जाएगा। यस सर। ये सेकंड है। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं वैसे, ये देखो 12th लेंथ का परसेंटेज गिवन है, तो डेंसिटी का परसेंटेज चेंज कितना होगा? क्या लीनियर डायमेंशन का dl/l दे रखा है, तो वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन कितना आएगा? इसका 3 गुना आएगा ना। 3 टाइम्स आ जाएगा। 0.06। लेकिन कायदे से माइनस आना चाहिए। हाँ। समझ गए ना? डेंसिटी, 1 लेंथ माइनस बढ़ी है, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेंथ 0.02% बढ़ी, वॉल्यूम 0.06% बढ़ेगा, तो डेंसिटी 0.06% कम होगा। घटेगी। ऑप्शन था नहीं इसलिए हमने बॉम्बे लगा दिया, माइनस होना चाहिए बॉम्बे। चेंज पूछा है सर। चेंज तो परसेंटेज चेंज ही तो पूछा है। तो पॉजिटिव ही तो लेंगे ना। क्यों? चेंज तो नेगेटिव हो सकता है ना।
तो परसेंटेज लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता ना? किसने कहा? ये क्या कह रहे रे? किसने कहा परसेंटेज नेगेटिव नहीं हो सकता? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? चलो 13। टप्पा है। कर लोगे कर लोगे। ठीक है। हाँ, इसी में अब अगला पॉइंट एक और आता है, थर्मल स्ट्रेस। क्या होता है थर्मल स्ट्रेस? कि अगर हम उसको बढ़ने ना दें या घटने ना दें, गामा डेल्टा तो वाई यंग्स मॉडुलस DL by L। डेल्टा टी, ये स्ट्रेस। मतलब अगर फ्री होता तो स्ट्रेस आती 0, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्लैम्प कर दिया तो कुछ स्ट्रेस आएगी, और वो कितनी आएगी? कितना बढ़ता और नहीं बढ़ पाया, वो स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये थर्मल स्ट्रेस है। कर लोगे? यस सर। C1 C2 C3 फाइनल टेम्परेचर। यहाँ तक सब फर्जीवाड़ा है, ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो थर्ड पार्ट आया हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में करंट इलेक्ट्रिसिटी से करो, और वो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको 2 ही कॉन्सेप्ट समझने हैं हीट ट्रांसफर में। एक तो रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, L by K। ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? L by K। सीरीज पैरेलल सब कुछ कर लोगे, तो इसी रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन की मदद से हम टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, dt by dl, और ये कुछ और नहीं, I टाइम्स रेजिस्टेंस। ग्रेडियंट की तरह ही है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? टेम्परेचर ग्रेडियंट ही पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। यस सर। है ना? तो अगर ये स्टैंडर्ड केस होता, सीरीज में होते, तो ये 20 डिग्री, ये 80 डिग्री, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस मान लो 3R, इसका रेजिस्टेंस 2R, तो हम सीधे इसको 2:3 में बांट सकते हैं। यस सर। आया समझ में? और नहीं बांटना तो हमारे पास बेहतर तरीका, ये T मान लो, जितना करंट अंदर उतना करंट बाहर, तो 20 - T by 3R, थर्मल करंट। T - 80 by 2R बराबर कर दो, निकल आएगा। ये तो सीरीज में है ना, तो हाँ, तो इसीलिए इनवर्स रेशियो क्यों लिया? क्या सीरीज तो है? इधर हाँ, 2:3 सीरीज है तो क्या है? डायरेक्ट रेशियो, Into R रेशियो उल्टा लिखा, बिल्कुल सही कहा बच्चा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पर ड्रॉप ज्यादा, तो वहां चेंज बड़ा आएगा 3:2। तो या तो रेशियो में बांट दो या सीधे KCL लगा दो। ठीक। और इसमें कंक्लूजन ये निकला था एक और, कि रेट ऑफ पावर, ये दरअसल dH by dt का फॉर्मूला है, T1 - T2 अपॉन रेजिस्टेंस। क्लियर? और dH by dt का फॉर्मूला ms dt by dt भी हो सकता है, m dm by dt into L भी हो सकता है। ये फॉर्मूले सोचो जरा। यस सर। तो ये मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि यहां से अगर कोई एनर्जी फ्लो होती, तो जैसे मान लो ये दिया है 120 डिग्री, इसका टेम्परेचर दिया है कुछ मान लो 0 डिग्री, ठीक है। अब ये टेम्परेचर जो हीट फ्लो हो रही है, वो हीट फ्लो कहीं भी यूज हो सकती थी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के हमारे पास तरीके कई हो सकते थे। तो पहला तरीका हो सकता था कि मैं यहाँ पे आइस रख दूं 0 डिग्री पे, और पूछ लूं रेट ऑफ मेल्टिंग। क्लियर? तो ये क्या आएगा? रेट ऑफ हीट फ्लो 120 - 0 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस L by KE। क्लियर? और ये किसके बराबर है? dm by dt इंटू लेटेंट हीट 80। लेकिन ध्यान रखना यूनिट का जनरली ये जूल में होती है, जूल पर सेकेंड होती है।
तो यहाँ हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कैलोरी पर ग्राम है, हाँ तो इंटू 1000 इंटू 4.2, ये समझ में आया? यस सर। क्लियर? ये लेटेंट Yes. हीट हमने लिखी है जूल पर किलोग्राम में, क्योंकि ये जूल में है और मास किलोग्राम में होता है जनरली। आया समझ में? यस सर। इसी को हम दूसरी जगह ऐसे यूज कर सकते थे, यहां हम पानी भर दें 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये 120 है, और अब पानी गर्म हो रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पूछा है कि पानी कितनी तेजी से गर्म हो रहा हो। तो हीट फ्लो कितने से हो रही है इस इंस्टेंट पे? बाय एल बाय के, इस इंस्टेंट का। और ये किस में जा रहा है? एम एस dt बाय dt। और यूनिट हम वही जूल वूल में, एस की वैल्यू 4200 लिखेंगे अगर मास हम किलोग्राम में ले रहे हैं तो। ठीक? यस सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीट फ्लो हो रही है, हीट फ्लो हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, या टेम्परेचर बढ़ाने में या मेल्ट करने में। चीज पूछनी थी, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है जो 120 से पूछा रहा है, जिसमें dm by dt into l के साथ ms dt by dt का नहीं, पहले आइस पूरी मेल्ट होगी तब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, अभी थोड़ी ना बढ़ेगा टेम्परेचर। मेल्टिंग ऑफ आइस आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है? जी सर। नहीं सर, मतलब ये पूछी थी कि एक तो आइस को मेल्ट करने का, उसके बाद फिर सर वो जो नहीं, वो तो बाद में होगा, इस इंस्टेंट का आंसर निकाला है हमने। इस इंस्टेंट पे क्या होगा? जब मेल्ट हो जाएगी फिर हम लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्मूला लगाना चालू कर देंगे। क्लियर? चलो। यस सर। यस सर। ये सब निकाल लोगे? ये दिख रहे हैं ये क्या हो रहा है? कोई डाउट हाँ तो नहीं सर। इनमें? नहीं। क्योंकि नहीं यहाँ सर। फ्लो मैटर करता है कि फ्लो अगर ऐसा हो रहा होगा, ऐसा है, तो ये हमारा एरिया है, ये हमारी लेंथ है, ये लेंथ है। लेकिन अगर इसी में फ्लो ऐसा हो रहा होगा तो एरिया कौन सा है? ये एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और लेंथ कौन सी है? ये लेंथ है। क्लियर? यस सर। बाकी इंटीग्रेशन से निकाल लो। बताना तो नहीं इनमें से कुछ? नहीं। चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद है? जी सर। यस सर। यस सर। सिंपली एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर θ1 माइनस θ2 बाय T2 माइनस T1, ये एवरेज रेट है। और ये K θ1 प्लस θ2 बाय 2 माइनस θ0, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। एवरेज रेट इज इक्वल टू, यहां भी ये एवरेज रेट, दोनों तरफ से रेट हमने बराबर कर दिया। तो क्वेश्चन वही, 60 से 50 होने में लगे टाइम अगर 10 मिनट, तो अगले 10 मिनट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, या अगले 15 मिनट में। तो 60 माइनस 50 बाय 10, सराउंडिंग का मान लो 20, तो इक्वेशन क्या बनेगी? K टाइम्स 55 माइनस 20, एक इक्वेशन। झिलाए? यस सर। यस सर। और यहां से 50 माइनस थीटा बाय 15, K टाइम्स 50 प्लस थीटा बाय 2 माइनस 20 डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। यस सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सर। ठीक। सर ये θ1 प्लस θ2 बाय 2 हम तभी यूज करते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो। हाँ, लेकिन जैसे- कम हो, कम ही होता है वो, क्योंकि जब केल्विन की रिस्पेक्ट में कम होना चाहिए। वो डेल्टा टी इज वेरी मच लेस देन टी, और ये टी केल्विन में है। और जब 273 जुड़ेगा ना, तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ तो 273 जुड़ेगा नहीं। हाँ। यस सर। चेंज में तो 1 केल्विन और 1 डिग्री बराबर होते हैं ना चेंज में, यहाँ yes, जुड़ेगा। Hence proved। यस यस लास्ट है जिसमें फॉर्मूले हैं एमिसिविटी वाला जो भी है। इसमें एक तो था गुड एब्जॉर्बर गुड इमीटर, याद आया?
यस सर। स्मॉल ए स्मॉल ई बराबर होंगे, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जिसका E1 है इज परफेक्ट इमीटर। तो जैसे सन ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जांपल। दूसरा कि रेडिएशंस जो इमिट होती हैं उनमें लैम्डा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी सभी होती हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इस तरह। और जिस पे मैक्सिमा आएगा वो लैम्डा एम, तो इसका एरिया T⁴ था और लैम्डा एम टी कांस्टेंट। रेडिएशन मतलब सारी रेडिएशन दे दी है जितने भी होते हैं। जो थर्मल रेडिएशन है, हाँ, जो ब्लैक बॉडी इमिट कर रही है। अच्छा, मतलब वो एक्सरे वगैरह नहीं दी ना इसमें? नहीं, मतलब कोई भी रेडिएशन बॉडी जो इमिट कर रही है, एक्सरे क्योंकि होगी लैम्डा उसका तो हाँ, लैम्डा तो बहुत सारे दे दिए। तो इनफाइनाइट है, उसमें सब आ गए, एक्सरे वैक्सरे सब, लेकिन हम उनको एक्सरे नहीं कहेंगे। यस सर। ठीक है, तो एरिया ये है, और इसी से हमें पता चला था इंटेंसिटी E सिग्मा T⁴ इंटेंसिटी है। एनर्जी रेडिएटेड पूछी होती तो E सिग्मा एरिया T⁴ पावर रेडिएटेड, और एनर्जी पूछी होती E सिग्मा T⁴ डेल्टा। तीन फॉर्मूले झेले। यस सर। सर सर हाँ, सर इसका एरिया अपन ने T⁴ कैसे निकाला था, एक बार बता दीजिए। इसका एरिया ही ये di/d लैम्डा होता है, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हाँ, और इंटेंसिटी क्या है? ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस का पहला पैटर्न क्वेश्चन का वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर से आएगा। तो इसमें दिया होगा लैम्डा एम दिया है 2000 एंगस्ट्रॉन एट 600 केल्विन। तो अब पूछा होता लैम्डा एम अगर इसका 2500 एंगस्ट्रॉन हो गया तो टेम्परेचर कितना है, निकाल लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरा, एक स्फीयर वगैरह दिया होगा, ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, बाहर 20 डिग्री सेल्सियस पे है। इसका रेडियस दिया होगा कुछ, मान लो 10 सेंटीमीटर, एमिसिविटी 0.8। तो पावर नेट लॉस पर सेकेंड ये पूछा होगा। तो इमिटेड कितना है? T1⁴ एब्जॉर्ब्ड कितना है? ये समझ में आया? यस सर। यस ये पावर ही लिखी है, जी और इसी को चाहो तो तुम रेट ऑफ कूलिंग निकाल सकते हो इसी से। जी सर। सोचो। यस सर। सर वो माइनस वाला टर्म समझ नहीं आया। माइनस, हाँ सराउंडिंग का भी है ना, सराउंडिंग से भी तो एनर्जी इस पे गिरेगी, ये फेंकेगा भी। अगर सराउंडिंग का 0 केल्विन होता तो एब्जॉर्ब नहीं करता, 20 डिग्री पे ये भी तो फेंक रहा है कुछ। अच्छा हाँ हाँ ओके। और दरअसल ये स्मॉल ए होना चाहिए एब्जॉर्प्शन, लेकिन स्मॉल ए ही स्मॉल ई है। आया समझ में? T2 20 है ना? ये इमिशन है, ये एब्जॉर्प्शन। और T1 100 नहीं है, 373 है। T2 20 नहीं है, 293। 93 हाँ। ठीक है। हाँ, तो इसमें रेट, हाँ, पावर रेडिएशन ये है, ये रेडिएशन है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये नेट लॉस है। लैंग्वेज समझ में आ रही है? और ये मतलब ई और ए सर बराबर होगा, मतलब ई और ए हमेशा बराबर। तीन टर्म समझ में आए, रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन, और रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है वो नेट लॉस है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा होता, एक रेडियस r है, एक रेडियस 2r है, इसका टेम्परेचर T, इसका टेम्परेचर 3T, केल्विन में ही है ना। तो अब पूछा होता इसका पावर रेडिएशन का रेशो कितना आता, और सराउंडिंग इसका 2T के कर देता हूं, सराउंडिंग T के। रेडिएशन का रेशो कितना है बताओ?
सिग्मा ई स्क्वायर 2 ये चल रहा है। Yes, sir. जी सर। लेकिन नेट पावर लॉस ये पूछा होता तो क्या आता? Sigma 4 pi r माइनस भी T to the power minus T to the power. क्लियर? Yes, हाँ yes, sir. ये आता। रेट ऑफ कूलिंग पूछी होती तो इसी को यही नेट पावर लॉस। इसी को किससे डिवाइड कर देते? एम। MS से MS. MS से MS ये चल रहा है। Yes, sir. yes sir एम लिखते समय समझ में आया? रो इनटू वॉल्यूम Yes, sir. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस, रो इनटू वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम्म। तो रेट ऑफ कूलिंग ये पूरा बनता है। तो उम्मीद है याद आ गया होगा। मैंने शीट के ही क्वेश्चन बहुत सारे डाले हैं इसमें। क्योंकि इसके क्वेश्चन मुझे मेंस में ज्यादा आते हुए दिखे नहीं। हाँ, मेंस में जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वेन्स कांस्टेंट गिवन हो, जैसे एक बॉडी है, इसकी रेडिएशन जब हमने बनाई तो इसकी रेडिएशन का ग्राफ ऐसा बना और ये वेवलेंथ आई मान लीजिए कितनी 0.2 माइक्रोमीटर ये आई। तो अब पूछा होता पहले इसका टेम्परेचर बताओ, फिर बताओ इसकी पावर रेडिएटेड कितनी है, इसका एरिया दिया होता 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पावर रेडिएटेड ये पूछी होती है। और एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 3T फाइंड न्यू लैम्डा एम न्यू पावर, ये पूछा होता। तो लैम्डा एम कैसे निकलेगा? लैम्डा टी बराबर पी लगा देंगे। T बराबर T 0.2 माइक्रोमीटर 10 पे -6 टेम्परेचर T। वीन्स कांस्टेंट कितना है? 2.3 टाइम्स ओवर 10 to the power -8 10 पे -3। हाँ -3 है ना? हाँ सर -3 yes sir -3 हाँ -3 टेम्परेचर मिल गया। हाँ yes sir ठीक है, टेम्परेचर कितना बना 1.44 इंटू 10 पे 3, यही बना ना? 1440 केल्विन टेम्परेचर है। और पावर रेडिएटेड कैसे निकलती? सिग्मा A Sigma 8 to the power. सिग्मा सिग्मा एरिया 100 इंटू 10 पे -4 1440 टू दी पावर 4 मिल गया। Yes, sir. और इस पे लैम्डा एम कितना आता? टेम्परेचर 3 गुना किया तो नया लैम्डा कितना आएगा? B by टी लगा 0.2/3 Yes. और नई पावर 81 टाइम्स प्रीवियस पावर। आया समझ में? यस Yes, sir. टेम्परेचर 3 गुना 3 टू दी पावर 4 81 टाइम्स और पावर पुरानी हम निकाल चुके होंगे। ठीक है, तो बताओ इस टॉपिक में कहीं कोई किसी स्पेसिफिक पार्ट में कहीं दिक्कत आती हो तो? सर वो होता था ना कि कोई एक बॉडी रेडिएट कर रही होती है तो दूसरी बॉडी कितना लेती है उससे, तो उसमें अपन एरिया प्रोजेक्टेड यूज करते थे। हाँ, वो ऐसा है कि जैसे ये हमारा सन है, ये पावर रेडिएट कर रहा है, ठीक है, और हमसे पूछा होता कि यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ ने कितनी एनर्जी रिसीव की, तो हम क्या करते? तो यहाँ से ये डिस्टेंस r है, तो इसकी खुद की पावर रेडिएटेड कितनी होती? सिग्मा 4 पाई, सोचो ये लिख पा रहे हो? ये समझ में आया? इंटेंसिटी लिख लेते। लेकिन ये पावर तो पूरी दुनिया में बट रही है, इस पावर का कितना हिस्सा हमें मिलेंगे? हमें इतना हिस्सा मिलेगा, सोचो इस पावर का इतना हिस्सा हमें मिलने वाला है। क्लियर? यस सर मतलब हम कौन सा एरिया कवर अप कर रहे हैं? जो एरिया हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और टोटल एरिया ये है।
तो ये जो पावर सिग्मा 4 पाई आर एस का स्क्वायर टी एस पे 4, ये पूरे 4 पाई आर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ समझिए स्मॉल आर क्या है। यस तो दरअसल ये हो गई इंटेंसिटी एट अर्थ, सोलर इंटेंसिटी एट अर्थ। अर्थ का एरिया मल्टीप्लाई कर दूं पाई आर ई स्क्वायर। कौन सा एरिया? प्रोजेक्टेड, क्योंकि एनर्जी तो उतनी गिर रही है जितनी सामने वाले पे गिरती उतनी कर्व पे गिरेगी, इसीलिए प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये हमने एनर्जी रिसीव की। ठीक है, चलो कोई और? नहीं? चलो चलो, तो ये मैंने एक शीट दी तुम्हें छोटी सी, अब मैंने ग्रुप पे शेयर कर रखी है। 30-40 क्वेश्चन होंगे, जल्दी जल्दी बन जाने चाहिए। ये टॉपिक ऐसा है एडवांस और मेंस में ऑलमोस्ट एक सा आता है। दरअसल रफली पूरा जो मैकेनिक्स 2 होगा, है ना, आगे जो एसएचएम वेव्स, एडवांस और मेंस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो मैं एडवांस के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है सर एक चीज और सर, जब वो डिस्प्लेसमेंट 0 होता था तब वर्क 0 होता था, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स में होता है सर। अपन वो इसलिए कहते हैं ना क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब वो क्लोज लूप बनेगी। एफ वेक्टर बाहर आ गया, डीएस अंदर है, तो डीएस का वेक्टर 0। या फिर घूम फिर के वापस आ गए, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। यस सर, तो क्लोज लूप बनेगी तो वर्क 0 हो जाएगा। हाँ सर लेकिन है ना, अगर जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है सर, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी अगर वर्क नहीं कर पा रहा है सर, तब भी तो ऐसा वर्क 0 आ सकता है। आ सकता है ना, कंपलसरी नहीं, आ सकता है। फिर भी किसने मना किया? आ सकता है, मतलब ऐसा कहना कंपलसरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट 0 और तो वर्क 0 होगा तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ये कंपलसरी नहीं है। उल्टा ट्रू है, कंजर्वेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने पे वर्क 0 आएगा। हाँ, वो पिछली सर सत्ती सर ने कंपलसरी लिखवा दिया था। नहीं, ऐसा है, फोर्स कंजर्वेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना मतलब वर्क 0 होना है। लेकिन इस तरफ जरूरी नहीं। ठीक है, वो ऐसा होगा फॉर एवरी क्लोज लूप के लिख दिया होगा, ऐसा लैंग्वेज लिख दी होगी। हर लूप के लिए अगर 0 आ रहा है तो फिर हम कंजर्वेटिव कह ही देंगे, किसी पर्टिकुलर नहीं कह पाएंगे। यस सर, या तो गलत कॉपी डाल लिया होगा, वो लैंग्वेज में तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, फॉर एवरी वगैरह ऐसे। हाँ सर कंडक्शन और कन्वेक्शन तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं ना? टेम्परेचर डिफरेंस पे। हाँ देखो, कंडक्शन T - T0, कन्वेक्शन T - T0, रेडिएशन T⁴ T⁴ लेकिन ये भी 4T⁻³ डेल्टा T। कब? जब T और T0 बराबर, तो ये भी उसी के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। बड़े टेम्परेचर डिफरेंस के लिए प्रोपोर्शनल नहीं है रेडिएशन में, है ना? वो सर जो न्यूटन कूलिंग्स जो था, उसमें जो आपने जो फॉर्मूला जो एवरेज वाला लिखा है वो बिना सोचे समझे हर जगह लगा देना, वो θ2 - θ1/T2 - हाँ, वैसे अंतर नहीं आएगा उसमें। उसमें अंतर ऐसा आएगा नहीं, अदरवाइज इंटीग्रेट तो कर ही सकते ना। देखो ऑप्शन में अगर लॉग वॉग दिए हैं तो हम इंटीग्रेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि था क्या, dt/dt = kT - T0। कायदे से आंसर तो लॉग में आना चाहिए। हाँ, लेकिन हम उसी को ऐसे स्ट्रेट लाइन में ब्रेक में करते जा रहे हैं। हाँ, तो आंसर में बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आ रहा था, लेकिन अगर ऑप्शन ही लॉग में होंगे तो हाँ, फिर इंटीग्रेट कर, या तुम हर ऑप्शन चेक करो, तुम्हारे आंसर से कंपेयर करो कौन सा क्लोजेस्ट है, तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ गए? हाँ समझ। चलो, तो ये शीट हो जाएगी। जी सर। कल मैं थर्मोडायनेमिक्स की शीट दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद शाम को ही, है ना, क्योंकि तुम करोगे कब? ये तो मैंने अभी दी, तो कल क्लास शायद मैं शाम को ही लूंगा, कल की भी, है ना? क्योंकि तुम लोग शीट नहीं कर पाओगे, नहीं तो ये कैसे करोगे? कल कर लोगे तो मैं 1 बजे ले सकता हूँ क्लास। अभी मैथ्स की भी शीट नहीं है, तो शाम को ले लीजिए। चलो शाम को ही 8 बजे ले लूंगा। शाम को कल एडवांस का लेक्चर आया क्या? हाँ, रोटेशन 1 का है। हाँ, वो मैंने उस पे अपलोड नहीं किया, अभी अपडेट नहीं किया, अभी नहीं हुआ। नहीं, मैंने तो देख लिया। हाँ, वो तो दिया था, वही देखना।
वो तो देख हाँ लेक्चर 1 देखना वो है, तो 2 भी देख लो तो अच्छा है, नहीं तो 2 बाद में देख लेंगे। एडवांस के देखना है ना, मतलब जो 2 एडवांस घंटे वाला, के थे वो। हाँ एडवांस वाला। मेंस वाले बच्चे वो देख चुके हैं, मेंस में मैं करा चुका हूँ, इनफ है वो। ठीक है। पर उसमें जरूरी नहीं हाँ है ना देखना मेंस वाला। नहीं नहीं, मेंस वालों को जरूरी नहीं, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ जो जो आता था। ठीक है। यस सर। चलो, तो मिलते हैं अपन कल, है ना। यस सर। बाय बच्चों, बाय बाय सर। सर। बाय बाय। सर हाँ जल्दी बोल दो। हाँ सर, मैं मीटिंग कह रहा था, हाँ सर वो फिजिकल अभी पढ़ें क्या, क्योंकि अब बोर्ड तो आगे हो अभी गए। अभी नहीं पढ़ो, वो पता ही नहीं है बोर्ड कब होंगे, हाँ अभी पढ़ने जब लगे डेट आ तो जाएगी तब हाँ। पढ़ना। कैंसिल